शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सर्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववाण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है ना, जो भी बात हम समझ रहे हैं क्यों समझ रहे हैं, तो हमें कहा गया था, हमें क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, दृष्टि दी जा रही है। ठीक है, हमारी सोच कैसी है। कहते हैं ना कि बड़ी दृष्टि या बड़ी सोच रखने वाले का जीवन भी उन्नत रहता है। जैसी सोच वैसा जीवन। राइट। हाँ, बोलते सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो हाई थिंकिंग कहिए या व्यापकता, दृष्टि की व्यापकता, बड़ा कुछ देख पाने की शक्ति। ठीक है। हमें क्योंकि देखने की आदत नहीं है, इसलिए हमने आज तक नहीं देखा। अगर हमें पता चल जाए कि अच्छा ऐसा भी एक विचार किया जा सकता था, है ना, विचार ही तो करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं। हमें सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलना है। सोच में हम जैसे, फॉर एग्जाम्पल, हम एक पर्सन को नहीं पसंद करते और वो कुछ भी करे हमें उस पर क्रोध आता है, या उसकी छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा होता है। राइट। ये एक दृष्टि है। अब आपको उसके पास एक दिन रहने को मिला और आपने उसकी लाइफ को देखा, उसकी सोच को जाना कि वो ऐसा बिहेवियर कर क्यों रहा है, काफी परेशानी में है, जिसकी वजह से वो स्वयं भी इरिटेटेड रहता है और अपनी उसकी बोली में भी दूसरों को इरिटेट करने की बात होती है। ठीक है। अब आप नेक्स्ट टाइम उससे जब डील करेंगे तो आपको उतना क्रोध या इरिटेशन नहीं होगा जो पहले हो रहा था। ठीक है। ये क्या हुआ, पहले डील कर रहे थे तो इरिटेट होता था, अब कर रहे हैं तो इरिटेट नहीं हो रहा है या उतना नहीं हो रहा। तो ये क्या है, ये दृष्टि बदल गई, है ना। हमने उसकी सिचुएशन को समझा तो दृष्टि बदल गई। दृष्टि के कारण ही हम अपने अंदर क्रोध ले आते हैं। वो मेरे लिए ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब क्या है, हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा हम सामने वाले को देखते हैं और फिर अपना रिएक्शन करते हैं। हमें मुनि महाराज कहे, आचार्य कहे कि नहीं शांत रहा करो, हमारा मन कहता है नहीं ऐसे कैसे शांत रह जाए। ये क्या है, ये भी हमारी दृष्टि है। दृष्टि का यहाँ पर बहुत बड़ा मीनिंग है। दृष्टि मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी श्रद्धा, हमारा सबकॉन्शियस में हमारी आदतें क्या पड़ी, हमारा अहंकार, ये सब हमारी दृष्टि, हमारे देखने के नजरिए को अफेक्ट करता है। ठीक है। तो हमने जब दूसरे की सिचुएशन को समझने का मन बनाया, पहले तो हम मन ही नहीं बना रहे थे, फिर हमने मन बनाया और दूसरे की सिचुएशन हमें जब पता चली तो हमने रिएक्शन डिफरेंट दिया। ठीक है ना। हो सकता है कोई और पर्सन हो जो जानने के बाद भी वैसा ही बिहेव करे, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। ये मत समझिए कि हर एक की दृष्टि बदल ही जाएगी। ठीक है ना। दृष्टि कहिए, दृष्टिकोण कहिए, दृष्टिकोण को इंग्लिश में बोले तो पर्सपेक्टिव। राइट। दूसरे का पर्सपेक्टिव जानना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, या कोई और तरीका भी है क्या चीज को देखने का, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा ही प्रॉब्लम हो, मुझे ही हर एक पर इरिटेट होता हो, है ना। फिर हम क्या करेंगे, वो जिसके और लोग जिस जो उससे डील कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें,
क्या वो भी इरिटेट होते हैं क्या? वो नहीं हो रहे और हम ही हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं उनमें प्रॉब्लम है। ठीक है। तो दृष्टि बहुत ज्यादा मैटर करती है। दृष्टि, बिलीफ सिस्टम भी, जैसा कि हमने कहा, हम अगर ये बना ले दृष्टिकोण अपना दुनिया के लिए कि सब मतलबी हैं, सब धोखा देने वाले हैं, है ना, सब मुझे परेशान करने हो, अगर हमने ये अपना दृष्टिकोण बना लिया तो हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। हमेशा हम बहुत ही एज पर रहना, जिसे कहते हैं ना, बहुत इरिटेटेड हर टाइम रहना, बहुत ही एग्रेसिव मोड में रहना, है ना, किसी को लाइक नहीं करना, किसी के बारे में अच्छा नहीं कहना, इस तरह का जीवन जीते हुए पाए जाएंगे। ठीक है ना। ये क्या हुआ, हमारा अपना दृष्टिकोण दुनिया को देखने का। अब वही चीज हमने अपनी समझ को अगर बेटर कर लिया कि नहीं नहीं सब बेकार नहीं होते, मैं इसे जनरलाइज नहीं कर सकता, कुछ लोग होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मैं चाहूं तो अच्छे लोगों के बीच रहूं जो दिल के साफ है ना, तो फिर अंदर से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, सब लोग बुरे नहीं होते, ये अच्छाई उसमें है, ये उसमें अच्छाई है, ये उसमें अच्छाई है ना, उसने मेरी मदद की थी। तो चाहे तो ये सब क्या है, हमारी सोच पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये सोच किसी किसी की तो अपने आप जनरेट हो जाती है, जो अपने ही बिहेवियर से परेशान हो जाए और खुद ही, लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा। किसी के समझाने उपदेश देने पर ही चेंज करने का मन कोई बना पाए तो बना पाए। राइट, समझाना कह लीजिए, या कहीं से उपदेश सुनना, या स्वाध्याय करना। ठीक है, ये क्या है हमारे लिए, निमित्त है हमारी दृष्टि की व्यापकता के लिए। ठीक। अब यहाँ पर उससे भी ऊपर उठकर, एक तो व्यावहारिक दृष्टि की बात बताई अभी, जो हम दुनिया में एक दूसरे के अंदर देखते हैं। राइट। अब यहाँ और ब्रॉडर विजन हमें दिया जा रहा है कि पूरे विश्व को देखो, विश्व के सारे काम अपने आप हो रहे हैं। ये भी एक दृष्टिकोण दिया जा रहा है, किसके लिए, ताकि हम अपने अंदर से कर्ता बुद्धि को निकाल दें। ठीक है ना। तो कहा कि ऐसी दृष्टि की व्यापकता हो जाने के बाद कर्ता बुद्धि स्वतः किनारा कर जाती है और एक ज्ञायक मात्र भाव, साक्षी रहने मात्र का भाव जागृत हो जाता है, साम्यता अवतार लेती है और जीवन शांत हो जाता है। सिंपल सी चीज है। कब हुई है, जब हमारी दृष्टि में व्यापकता आई। हम हर चीज को प्रेजेंट होकर ना देखें, थोड़ा सा दूर हटकर उस सीन को देखें जो हो रहा है, इनफैक्ट अपने को भी उस सीन का पार्ट माने, और खुद दूर खड़े होकर दूर से उसको ऑब्जर्व करें कि ये वाकई में हो क्या रहा है ना, तो सब कुछ अपने आप होता हुआ नजर आने लगेगा। तो उसमें जो हो रहा है उसको क्या कहा, कार्य। कोई भी सीन हम देख रहे हैं वो एक कार्य है। ठीक है, वहां कुछ घटित हो रहा है। ठीक। तो उस कार्य के घटित होने में कोई तो निमित्त बनता है, कोई उपादान है, कहीं पर किसी का स्वभाव है तो पुरुषार्थ है, और आगे दो टॉपिक अभी जो चलेंगे, नियति और भवितव्य। हर सीन में ये पांच चीजें पाई ही जाएंगी, तब जाकर हम कोई भी चीज को दूर से देख सकते हैं। इनमें से किसी भी पॉइंट को देख उठाकर हम चाहे तो किसी भी सीन में निमित्त देख सकते हैं। अरे इसमें निमित्त क्या क्या है, इसमें उपादान क्या है, इसमें पुरुषार्थ क्या हो रहा है, क्या बदल रहा है ना। और फिर इसमें ये ऐसा तो नहीं कि ये तो होना ही था, है ना, ये कार्य ऐसा होना था, इसलिए ये निमित्त एक जगह पर इकट्ठे हो गए। ऐसा बोला जाता ना कि जब अ, कई बार हम सुनने में आता है, मुख्यतः कुछ केसेस में नियति की हो जाती है, इसलिए ऐसा एक्सपीरियंस जो, एक निमित्त के केस में हमने किसान को लिया, राइट, नियति के केस में फॉर एग्जाम्पल कभी कोई एरोप्लेन क्रैश होता है तो कहते हैं कि उन सबका समय ऐसा आया होगा,
सबने उस समय पर वो प्लेन लेने की का मन बनाया, है ना। किसी को नहीं मालूम था ऐसा होने वाला है, लेकिन क्योंकि उनका काल इस तरह का आ गया था, तो सबने उस प्लेन की टिकट्स ले ली, है ना। और कई बार किसी को जाना होता है और उसकी जगह चला कोई और जाता है, ठीक है ना, ऐसा भी देखते हुए पाए जाते हैं। और वो पर्सन की या तो फ्लाइट छूट जाती है जिसका कि अभी समय नहीं आया, राइट। तो इस तरह की घटनाएं भी दिखती हैं, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे कि हर एक घटना पर ये वाला एग्जाम्पल लगा दिया जाए। हर घटना में कोई ना कोई चीज मुख्य हो सकती है, कारण मुख्य हो सकता है ना। 5 कारण बता दिए, 5 कारणों में से कोई भी कारण मुख्य हो सकता है, लेकिन बाकी सब खत्म है, नील है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज हमें एक ब्रॉडर विजन दिया जा रहा है। हमारा हमारे हाथ में है, हम कार्य को घटित होते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसमें से अपनी कर्ता बुद्धि को नहीं हटाया और हम अपने को दोष देने लगे या दूसरे को दोष देने लगे, तो फिर हम शांत नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कर्ता बुद्धि से अपने आप को हटाने की बात की जा रही है और कोई उपाय नहीं है। तो कहा कि अगर अपने जीवन में अशांति का मूल खोजने जाएं तो क्या मिलता है। 24 घंटे में करना धरना बिगाड़ना बनना मिलाना घटाना, यही सब चलता है, जिसके कारण जीवन में अशांति है और इसे दूर करना इष्ट है, ठीक है ना। और दिक्कत ये है हमारे साथ कि हम करते जरूर है, 24 घंटे हमें कुछ ना कुछ करना है, और कुछ नहीं तो खाली बैठ के सोचते रहना है, फ्यूचर प्लानिंग करना है या पास्ट की मेमोरीज में डूब जाना होता है, राइट। फिर हमारे आवेश, हमारे जो इमोशंस है वो उदय में आ जाते हैं, कभी बैठे बैठे रोना आ जाता है पुरानी बातें याद करके, राइट। या फ्यूचर की वजह से एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, या किसी किसी को तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए तो हार्ट अटैक भी आ सकता है बहुत ज्यादा वरी करने से, राइट। तो ये चीजें अपन कैसे उसको यूज करें, प्रैक्टिस कैसे करें, उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो 5 बातें क्या है। वस्तु का स्वभाव, किसी ना किसी बात का संयोग, निमित्त, ठीक। वस्तु का पुरुषार्थ, काल लब्धि या नियति, और भवितव्य, है ना। अभी मैं प्रमाण सागर महाराज जी का एक क्लिप सुन रही थी। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा, क्या ये किसी कर्म के कारण था। कहीं पर भी ये चर्चा नहीं आती कि उनको वनवास जाना पड़ा किसी कर्म के कारण, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई कर्म नहीं था पास्ट का, तो हर बात हमारे पास्ट कर्म पर आधारित हो ऐसा नहीं है। हमें वैसा होना है, उस अपेक्षा से वो हमारे लिए संयोग या निमित्त भी बन सकते हैं। रामचंद्र जी को वनवास जाकर जो प्रसिद्धि मिली, है ना, वो जो पुरुषोत्तम राम कहला पाए, उसमें वन की यात्रा उनकी एक निमित्त बन गया, ठीक है ना। तो एक तरह के चीजें जो है निमित्त बन जाती हैं, संयोग बन जाते हैं वैसे, है ना। कई बार हम स्पेशली कपल्स के केस में देखते हैं, कहीं का कहीं जोड़ बन जाता है। पहले के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा होता था कि आ, जा रहे हैं किसी को देखने और रिश्ता किसी के साथ हो गया, और फिर कहते हुए पाए जाते जोड़िया संजोग था, राइट। अपने में ये नहीं मानते कि ऊपर वाले ने जोड़ियां बनाकर भेजा है, ऐसा नहीं कहते, लेकिन जोड़ी संजोग यानी कि हमारे कर्मों को हमें किस तरह से काटना है, वो हमारा पहले से डिसाइडेड कह लीजिए, या वो निमित्त हमें मिलते चले जाएंगे जिनके थ्रू हम अपने आप को, जैसा हमारी नियति है वैसा हम करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं।
जिसमें से कि हमने स्वभाव, निमित्त और पुरुषार्थ इनको देख लिया था। हाँ वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया। जी जय जिनेन्द्र। तो हम नियति भी बोलते हैं, संजोग बोलते हैं, फिर गति, ऐसी मति, ये सभी का कनेक्शन है एक दूसरे का, सबका कनेक्शन है बहुत। है ना? लग रहा है ऐसा, बिल्कुल। क्योंकि अकेला कर्म तो कर नहीं सकता कुछ, लाइक सब कुछ तो नहीं कर सकता आज कर्म का अकेला। टॉपिक आप सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ हिल गया, है ना। तो जी आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, फिर आप देखिएगा, है ना। अपने अभी ठीक वो है, पांच ठीक। समवाय का पूरा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपन अभी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे। जी जी जी, सही बात है। ठीक है। खाली बस मैं चारू जय क्यूरियोसिटी था कि ये सभी लग रहा है कनेक्टेड, लाइक। बिल्कुल कनेक्टेड है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। जी जी, चारू थैंक यू। जय जिनेन्द्र। क्या ठीक। अ, मेरा एक क्वेश्चन था, मैं इस चीज को लेके बहुत टेंस हूँ। ये जो पहलगाम में हुआ, इसको क्या कहेंगे? किस्मत कहेंगे, क्या कहेंगे? जो पहलगाम में न्यूली कपल का हुआ, न्यूली हाँ हाँ कपल के साथ, जी। तो इसको क्या कहेंगे? कर्मों के खेल नहीं कहेंगे इसको? क्या कहेंगे हाँ इसको? हाँ, कर्मों का खेल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। निमित्त बन गया उनका वहां जाना, उस समय नियति हो गया, है ना। जैसा अभी हाँ। आपको मैंने एग्जाम्पल लिया, एरोप्लेन में बहुत सारे यात्री एक साथ जाते हैं, है ना, और उनका उसमें हम्म। क्रैश हो जाता है, कोई भी यात्री नहीं बचता है, राइट। या सब मर जाते हैं लेकिन एक दो बच जाते हैं, है ना। हम्म। बहुत सारा कुछ चल रहा होता है, वही बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। दृष्टि की व्यापकता लेकर चलेंगे तो हम चीजों को देखकर बहुत ज्यादा उसमें दुखी या बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होंगे। ठीक है। तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो थोड़ा एक हफ्ते से काफी परेशान हुई इनके तो पहलगाम का आप सुन उनको के। सुनने थोड़ा दूर रहिए ऐसी न्यूज से। बहुत हाँ हाँ। जरूरी नहीं है दुनिया और की हर खबर आप पढ़ें, ठीक है ना। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो खबर तो पढ़ती ही नहीं, मैं तो न्यूज ही नहीं पढ़ती। लेकिन ये मेन न्यूज आ गई तो इसलिए पढ़ ली। जी जी और इनका मजेदार, ये स्विट्जरलैंड जाने वाले थे, देखो टिकट नहीं मिला तो यहाँ आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। समझ वीजा गए नहीं आप किस बना तो। तरह से। हाँ, किस तरह से होता है। तो अभी ये जो अपने दो टॉपिक रह गए हैं, नियति और भवितव्य, ये और देख लेते हैं। फिर आप लोग ठीक को है, स्टिल कोई क्वेश्चन होंगे तो फिर अपन ये चैप्टर पूरा ठीक होने है, पर क्वेश्चन लेंगे बीच में। ठीक है, ठीक है। वस्तु की कार्य व्यवस्था, कुछ भी हो रहा है, जैसा कि बताया, सब कुछ कुछ ना कुछ हो रहा है ना। कोई भी चीज ऐसे बिना करे हुए नहीं प्रेजेंट है, सब कुछ बदल रहा है। ठीक। वस्तु की कार्य व्यवस्था में चौथा और पांचवा अंग है नियति तथा भवितव्य। आध्यात्मिक प्रकरणों में यह विषय सबसे अधिक जटिल तथा विवादग्रस्त है। यह प्रकरण सुनकर आपको ऐसा लगेगा मानो पहले कहे गए निमित्त व पुरुषार्थ वाले अंगों पर पानी ही फेरा जा रहा हो, पर वास्तव में ऐसा अभिप्राय नहीं है। सर्व अंगों को युगपत कहा जाना संभव नहीं है, इसलिए एक एक अंग को पृथक पृथक ग्रहण करके कहा जा रहा है। ठीक है। भाषा की अपनी एक लिमिटेशन है, जिसके कारण सबको एक साथ दिखा पाना बहुत मुश्किल है। एक एक करके ही बताया जाएगा, देखो इसमें ये निमित्त था, देखो इसमें ये पुरुषार्थ था, देखो इसमें ये स्वभाव था, तो एक एक करके ही बताया जा रहा है ना। पांचों को एक साथ नहीं बताया जा सकता। ठीक। पहले जब स्वभाव की बात कही थी, तब केवल उसी का पक्ष किया था, अन्य अंगों का नहीं। इसी प्रकार जब निमित्त व पुरुषार्थ का नंबर आया, तो उनका ही पक्ष किया, अन्य अंगों का नहीं। अब नियति व भवितव्य की बारी आई है, अतः इस प्रकरण में केवल इन्हीं का पक्ष किया जाएगा, अन्य अंगों का नहीं। वचनों के द्वारा एक समय में एक ही अंग का प्रतिपादन किया जाना शक्य है, इसलिए वचन सर्वदा एकांत रूप होते हैं। ठीक है। वचन शब्द कहिए एकांत होते हैं। एकांत मतलब वो एक पक्ष को एक समय में कह पाते हैं। ठीक है। तो एक पक्ष को पकड़कर उसका ही कथन करना और अन्य अंगों का कथन उस समय पीछे डाल देना, इसको आगम में नय कहते हैं। क्या? पर्सपेक्टिव। तो अभी की बात किसकी पर्सपेक्टिव से कही जाएगी? नियति और भवितव्य, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। ठीक है। यदि इसमें से दूसरे अंगों का अभिप्राय सर्वथा लोप कर दिया जाए, लोप मतलब गायब ही कर दिया जाए। एक होता है पीछे डाल देना, उसको गौण कर देना। एक है पूरा उसको गायब कर देना। ठीक है।
तो यह दुर्नय या एकांत कहलाती है। कोई पकड़ कर बैठ जाए कि निमित्त कुछ नहीं होते और नियति ही सब कुछ है, ठीक है ना। अगर हम ऐसा कहें तब वह एकांत हो जाएगा, हम एकांत को मानने वाले कहलाएंगे। यहाँ पर कहीं पर भी उनको बुलाने की बात नहीं की गई, सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन एक बार में एक ही बात को बता सकते हैं, इस अपेक्षा से एक एक का कथन किया जा रहा है। और यदि अभिप्राय में अन्य अंगों की मैत्री बराबर बनी रहे तो सुनय कहलाती है। एकांत या दुर्नय व्यक्ति के अधः पतन का कारण है, क्योंकि वह उसमें पक्षपात उत्पन्न कर देती है, बायस्ड हो जाते हैं। और आप इस चीज को लॉजिकली समझेंगे ना, 363 मत भी जब हुए, यहाँ पर एक विषय आएगा उसका, 363 मतों के बारे में, तो उसके अगर आप टॉपिक देखेंगे तो वो टॉपिक कहीं और से नहीं, आगम में से ही है, ठीक है। जिसमें कि एक नियतिवाद भी एक 363 मत में से एक है, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ नियति को मानता है, इसलिए एकांत है, ठीक है ना। अगर वही ब्रॉडर विजन लेकर सबको साथ लेकर चलता तो उसको एकांत नहीं कहते। तो आइटम्स या उसके जो पार्ट्स हैं उनको लेकर चलेंगे अगर सिंगल पार्ट को, तो एकांत हुआ। सबको साथ लेकर चलेंगे तो कंप्लीट पिक्चर होगी, जिसे अनेकांत कहते हैं, ठीक है। अनेक अंत या अनेक धर्म, अनेक बातों को एक साथ लेकर चलेंगे तो अनेकांत, क्योंकि हमें फिर हमारा कहीं पर भी बायसनेस नहीं रहेगी। अगर हमारे अंदर बायसनेस रहेगी, लेट से एंड तक हम मोक्ष मार्ग पर तो चल पड़े, लेकिन हमारे अंदर बायसनेस है किसी चीज को लेकर, हम कहते हैं नहीं, जो है सब नियति का है, पुरुषार्थ कुछ नहीं करता, समझ रहे हैं आप। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जिसे कहते हैं ना कि अहंकार कह लीजिए, या कि मेरी बात ही सही है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बेस्ट है, ठीक है ना। दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने का जो एक समर्पण भाव रहता है, वो समर्पण भाव नहीं रहेगा। और हम बात कर रहे हैं किसकी, मोक्ष मार्ग की। मोक्ष मार्ग में अगर पक्षपात है, किसी भी लेवल का पक्षपात है, तो हम कभी भी मोक्ष की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पक्षपात हमारे सोच की लिमिटेशन को बताता है, और सोच की लिमिटेशन से कभी कर्म कट नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर हमें अपना लक्ष्य क्लियर है कि हमें तो मोक्ष जाना है, हमें अपने कर्मों को काटना है, तो हमें अंदर ही अंदर देखना भी होगा कि हमारे अंदर पक्षपात तो नहीं है किसी चीज को लेकर, है ना। किसी भी आ, सामने वाले की बात को राइट अवे जुठला देना, नहीं नहीं तुम फालतू की बात कर रहे हो, इस तरह से हम बिहेव नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम उसकी बात को भी सुने समझे और देखें वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, उस अपेक्षा से उसकी बात सही है। ऐसा कहने से हम अपनी केओस को भी कम करते हैं, और हम नए कर्मों का कर्म कम बांधते हैं। अगर हम राइट अवे दूसरे की बात को ठुकराते हैं तो हम पक्षपात के दोष के कारण कर्म बांध लेते हैं, नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें सीखने की है कि हम दूसरे के साथ डील कैसे कर रहे हैं। हम सिर्फ रटी ये यहाँ पर जो बातें लिखी हैं उन्हीं को नहीं समझे, बड़े बड़े आचार्य जिन बातों को लिख नहीं सकते, हमें उसको भी समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। ये बातें, उनकी एक बात को समझकर दूसरी बात को समझना, ये क्या कहलाता है, हमारे सबके अंदर है, इसको श्रुत ज्ञान कहते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ मति ज्ञान पर नहीं अटकना है, जो कहा है बस उसको वैसा ही, हमें जितना समझ में आ रहा है हमने उसको यूज कर लिया, नहीं। उनकी उस बात को हम और जगह कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं, हम उसको भी साथ में लेकर चलें, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया कि एकांत या दुर्नय व्यक्ति के अधः पतन का कारण है, क्योंकि वह उसमें पक्षपात उत्पन्न कर देती है। परंतु सुनय
वस्तु व्यवस्था का ठीक ठीक निर्णय करा के व्यक्ति के ज्ञान को व्यापक व सरल बना देती है, पक्षपात का विनाश करती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है कि हमें वस्तु व्यवस्था का ठीक ठीक निर्णय होना जरूरी है। ठीक है, और वो कैसे पॉसिबल होगा? अनेकांत से, है ना। हम सुने या सब चीजों को एक साथ लेकर चले, तब हम वस्तु व्यवस्था को ठीक ठीक निर्णय कर पाएंगे। जिसे कहते हैं ना, प्रज्ञा शक्ति जो हमारी है या दृष्टि की व्यापकता है, वो कब आ पाएगी? जब हमें ब्रॉडर विजन होगा। ठीक है ना। जैसे आपने हमेशा अगर ग्लास को आधा फुल ही माना, आपने कभी भी ग्लास को आधा खाली कभी देखा ही नहीं उस नजर से, है ना, तो आपका ज्ञान कैसा रह गया? अधूरा ज्ञान रह गया। दृष्टि की व्यापकता क्या है? आपको दोनों पर्सपेक्टिव मालूम हो कि मैं, मेरी नजर से आधा भरा है, दूसरे की नजर से आधा खाली है। ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? ज्ञान की व्यापकता। ठीक है ना। हमारा ज्ञान संकुचित ना रह जाए, उसके लिए हमारे अंदर वस्तु व्यवस्था को ठीक से निर्णय करना जरूरी है। ठीक, तो हम पक्षपात से भी बच पाएंगे। अतः नियति के इस प्रकरण को सुनकर केवल इसी का पक्ष पकड़ लेना योग्य नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। सिर्फ नियति को सब कुछ मान लेना ठीक नहीं है। जैसा कि ऐसा फीलिंग में ऐसा आएगा, ये बता रहे, क्लियरली बताएंगे कि फीलिंग में ऐसा आएगा कि सब कुछ जब नियति है, नियत मतलब फिक्स्ड। ठीक है ना। जब सब कुछ फिक्स्ड है तो हम करें क्यों? ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बार बार आएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं? इसी पक्ष का को पकड़ लेना योग्य नहीं है, बल्कि जैसा कि आगे समन्वय करते समय पांचों अंगों की मैत्री दिखाई जाएगी, उसी प्रकार ज्ञान में सर्व अंगों को अवकाश देते हुए वस्तु व्यवस्था में सर्व को ही युगपत देखने का प्रयत्न करना। अन्यथा पहले सर्व कथन पर इस नियति से अवश्य ही पानी फिर जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसको बाद में क्यों रखा? क्योंकि नियति फिर हमारे दिमाग में घुस जाती और हमें लगता है सब कुछ फिक्स्ड है, तो पुरुषार्थ का क्या मतलब है? स्वभाव का क्या रोल है ना, निमित्त क्या ही कर लेगा। ठीक है ना। इसलिए नियति को बाद में बता रहे हैं, और साथ ही साथ ये कह भी रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत करना, बात को पांचों को साथ में लेकर चलना। ठीक है। कर्म धारा रूप मानवीय अहंकार पर यह नियति इतनी कड़ी चोट है कि उसे वह सहन नहीं कर सकता और वह बड़े जोर से चीखने लगता है। इस नियति से कांपता हुआ वह कभी आगम की दुहाई देता है और कभी पुरुषार्थ व कर्तव्य की, कभी निज स्वतंत्रता का द्वार खटखटाता है और कभी प्रत्यक्ष रूप से दृष्ट कार्यों की साक्षी दिलाता है। कभी निमित्तों से रक्षा की प्रार्थना करता है और कभी स्वच्छंदताचार का भय दिखाता है। गरज उस तत्व को पचाना तो दूर, उसके सुनने की भी शक्ति आज के मानव में नहीं है। ठीक है। सब कुछ फिक्स्ड है, तो हम करें क्यों? ऐसा क्वेश्चन आए बिना नहीं रहता। खलबली मचने लगती है, कहा, हृदय में खलबली उत्पन्न हो जाती है, मन बौखला जाता है और शंकाओं का तूफान उमड़ पड़ता है। अतः भाई, इन शंकाओं को कुछ देर के लिए दबाकर धैर्य पूर्वक सुनने का प्रयत्न कर। विश्वास दिलाता हूं कि अंत में तेरी सब शंकाएं दूर हो जाएंगी। ठीक है। तो सभी लोग अपने अंदर उठने वाले क्वेश्चंस को दबा कर रखेंगे। नियति शब्द काल सूचक है और भवितव्य भाव सूचक। नियति शब्द काल सूचक और भवितव्य भाव सूचक मतलब काल, काल जो टाइम, किस समय होगा। नियति नियत है ना, नियत होता है फिक्स्ड, किस समय होगा, ये टाइम डिसाइडेड है। भवितव्य मतलब क्या होगा। ठीक है ना, क्या डिसाइडेड है और कब होगा। नियति का अर्थ है निश्चित समय पर किसी कार्य का होना, और भवितव्य का अर्थ है वह कार्य जो कि उस निश्चित समय में होने योग्य है। नियति का निर्देश आगम में काल लब्धि शब्द द्वारा किया गया है। ठीक है, सबने बहुत पढ़ा है इस वर्ड को, काल लब्धि। जब समय आएगा तब अपने आप हो जाएगा, ऐसा
कई जगहों पर तो इस चीज को बहुत ही स्ट्रांगली यूज किया जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमबद्धता। सौराष्ट्र से आने वाली क्रमबद्ध की गुजार इसी की ओर संकेत देती है। क्रमबद्ध मतलब हर कर्म तुम्हारा क्रम से उदय में आता रहेगा, और जो तुम्हारे जीवन की घटनाएं हैं सब पहले से डिसाइडेड है, और सब क्रम से अपने आप होता रहेगा। ठीक है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर? प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर नियति को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया कि बाकी सबको पीछे छोड़ दिया, जिसके कारण इसमें एकांत की बू आने लगती है। ठीक है। तो हमें एकांत को नहीं लेना, बाकी अंगों का क्या कार्य है उसको भी ध्यान में रखना। नियति या निश्चित समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त व पुरुषार्थ सब पर लागू होता है। ठीक है। ऐसा बोलते भी हैं, आगम कहता है, खुद ही कहता है आगम, कि कर्म जब भी उदय में आता है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख कर आता है। ठीक है ना? तो अपने आप ही काल लब्धि हो गया, नियति हो गया। ये तो आगम भी कह रहा है, तो नियति को मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नियति को ही सब कुछ मान लेने वाला वो गड़बड़ केस है। ठीक है। अर्थात जिस द्रव्य में कार्य अवस्था उत्पन्न होनी है वह उस समय निश्चित रूप से वही होता है। जिस स्थान पर वह कार्य होता है वह क्षेत्र भी उस समय निश्चित रूप से वही होता है। जिस समय में वह कार्य होना होता है वह समय भी निश्चित रूप से वही होता है। जिस प्रकार का तथा जो कार्य होना होता है वह कार्य या भवितव्य भी उस समय वही होता है। जिस निमित्त से होना होता है वह निमित्त भी उस समय वही होता है, और जिस प्रकार के पुरुषार्थ द्वारा होना होता है वह भी उस समय निश्चित रूप से वही होता है। ठीक है। तो निमित्त को भी यहाँ ले लिया, पुरुषार्थ को भी ले लिया, है ना? आप देख रहे हैं किस तरह से, और भवितव्य को भी ले लिया। तो किसी को छोड़ा क्या? नहीं, है ना? तो पांचों अंग होंगे तब जाके कार्य होता है। लेकिन उसमें नियति का रोल क्या है कि हाँ, ये कार्य इस समय पर इसके द्वारा किया जाना है, इस क्षेत्र में इस काल में होना है। ठीक है ना? दूसरे शब्द में यह कह लीजिए कि जिस पदार्थ को जहां जब जिस प्रकार से जिस निमित्त के द्वारा जिस प्रकार के पुरुषार्थ द्वारा जो कार्य या भवितव्य करना होता है वह पदार्थ वहां तब उसी प्रकार से उसी निमित्त के द्वारा उसी प्रकार के पुरुषार्थ द्वारा वही कार्य या भवितव्य निश्चित रूप से करता है। इसमें जिनेंद्र या देवेंद्र कोई भी फेर पार करने को समर्थ नहीं है। ऐसी इस सिद्धांत की निर्भीक घोषणा है। ठीक है। हाँ नंदा जी, आपका क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है या कुछ शेयर करना चाह रहे हाँ, थोड़ा सा यही पूछना है कि जो ये कह रहे हैं ना नियति, तो इसमें आ, कोई भी कार्य तभी होता है जब ये पांचों चीजें मिलती हैं। अगर कोई चीज मिसिंग है तो फिर नहीं होगा क्या? हैं? हाँ बिल्कुल सही है। पांचों अंग होना, पांचों अंग होते ही कार्य होगा। ठीक है ना? कार्य तो हो रहा है, हमारे ऊपर है कि हम पांचों निमित्त पांचों अंगों को देख पा रहे हैं कि नहीं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। अभी इसमें पूरा चैप्टर हो जाए, आई थिंक आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है। ठीक है, वेट करते हूँ। यस, इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है। हाँ शिफाली जी। जय जिनेन्द्र चारू जी। चारू जी, भवितव्य का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? वो टॉपिक अभी आगे आएगा। भवितव्य वैसे यहाँ पर बता दिया कि जो कार्य होना है, कार्य या भवितव्य एक ही बात है। ओके। भवितव्य मतलब क्या होना है। ये ओके। पहला वाला पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ दीजिए थोड़ा। कौन सा वाला? यही वाला, इस हाँ पेज का जो शुरुआत है ना, इस, हाँ, नियति शब्द काल सूचक, यहाँ से शुरू कर फिर ठीक। से मतलब हाँ सही है, ठीक है, कोई ठीक। दिक्कत नहीं है। नियति शब्द काल सूचक है और भवितव्य भाव सूचक। नियति का अर्थ है निश्चित समय पर किसी कार्य का होना, और भवितव्य का अर्थ है वह कार्य जो कि उस निश्चित समय में होने योग्य है। ठीक है। नियति का निर्देश आगम में काल लब्धि शब्द द्वारा किया गया है, और सौराष्ट्र से आने वाली क्रमबद्धता की गुंजार इसी की ओर संकेत करती है। नियति या निश्चित समय। नियति क्या है? निश्चित समय, निश्चित द्रव्य, निश्चित क्षेत्र, निश्चित काल, निश्चित भाव, निश्चित निमित्त व निश्चित पुरुषार्थ।
सब पर लागू होता है, सब कुछ फिक्स है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अर्थात जिस द्रव्य में कार्य या अवस्था उत्पन्न होनी होती है वह उस समय निश्चित रूप से वही होता है। ठीक है, जिस स्थान पर या क्षेत्र पर वह कार्य होना हो वह क्षेत्र भी उस समय निश्चित रूप से वही होता है। जिस समय में वह कार्य होना होता है वह समय भी निश्चित रूप से वही होता है। जिस प्रकार का तथा जो कार्य होना होता है वह कार्य या भवितव्य भी उस समय वही होता है। जिस निमित्त से होना होता है वह निमित्त भी उस समय वही होता है। और जिस पुरुषार्थ प्रकार के पुरुषार्थ द्वारा होना होता है वह भी उस समय निश्चित रूप से वही होता है। दूसरे शब्दों में यूं कह लीजिए कि जिस पदार्थ को जहां जब जिस प्रकार से जिस निमित्त के द्वारा जिस प्रकार के पुरुषार्थ द्वारा जो कार्य या भवितव्य करना होता है वह पदार्थ वहां तब उसी प्रकार से उसी निमित्त के द्वारा उसी प्रकार के पुरुषार्थ द्वारा वही कार्य या भवितव्य निश्चित रूप से करता है। इसमें जिनेंद्र या देवेंद्र कोई भी फेर फार करने को समर्थ नहीं है, ऐसी इस सिद्धांत की निर्भीक घोषणा है। ठीक है, देख, इस बात को सुनते ही उथल पुथल मचने लगी तेरे भीतर, है ना? सबके भीतर हो रही होगी, आई एम श्योर। पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा, मोक्ष जब होनी है हो जाएगी, साधना क्यों करूं? नियति के अधीन होकर तो मैं पंगु बन जाऊंगा, मतलब हैंडीकैप टाइप का फील करूंगा। सब कुछ नियत ही है तो निमित्तों के ग्रहण त्याग की भी क्या आवश्यकता रह जाएगी हमें जीवन के प्रत्येक कार्य में? अकाल मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। आगम में नियतिवाद को मिथ्यात्व कहा गया है, उसके साथ विरोध आएगा। नियति को स्वीकार कर लेने पर वस्तु परतंत्र हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रश्न उठने लगे तेरे हृदय में। तेरा कोई दोष नहीं, विषय ही अति जटिल है। यदि समझना है तो इन शंकाओं को कुछ देर के लिए दबा, ज्ञान को सरल कर, अहंकार को पीछे हटा, व्यापक दृष्टि उत्पन्न कर, कर्म धारा की ओर से हट। जो हम हमारे अंदर फीलिंग आती है ना कि हम करने वाले, हम कर रहे हैं, है ना, तो उससे कह रहे हैं दूर हट। पूर्वोक्त ज्ञान धारा में प्रवेश पा, यानी कुछ भी हो रहा है उसको दूर से देखना है। ठीक है, तब बात समझ में आ पाएगी, क्योंकि यह विषय कर्म धारा का नहीं ज्ञान धारा का है। कर्म धारा में जाने पर तेरे सारे ही प्रश्न सार्थक हैं और उस अवस्था में मैं उन सबको तेरी मान्यता के अनुसार सहर्ष स्वीकार करता हूँ। परंतु यहाँ तो एक अलौकिक विचित्र दृष्टि का परिचय दिया जा रहा है जो कि शांति पथ का मूल आधार है। और सब बातें तो देखी जानी हैं, परंतु यह बात सर्वथा अपरिचित है, इसलिए अनोखी लगती है। समझने का प्रयत्न कर, समझ में बैठ जाने पर ये सर्व आशंकाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। ठीक है, अगर किसी की आशंका रह जाती है इसका मतलब अभी उसे टॉपिक समझ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग, मैंने भी कभी ये लाइफ में पहली बार पढ़ा था, राइट? मेरे लिए भी ये इतना ही हार्ड था, लेकिन आज की डेट में उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना? तो ये एक ही बारी में पढ़कर समझ में आ जाए ऐसा भी नहीं है, हो सकता है आपको इसको मल्टीपल टाइम्स, ये 2-3 चैप्टर जो है ना कार्य व्यवस्था के ऊपर, ये बार बार पढ़ने में ही बात की क्लैरिटी समझ में आती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ जब मिल जाती हैं जो कि कभी नहीं मिली थी, तो ऐसा कई बार हम उसको डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है ना? तो उसके लिए हमें बहुत पेशेंस की जरूरत है। और क्या कह रहे हैं, यहाँ ज्ञाता दृष्टा बनने की बात है, हृदय में प्रभुत्व उत्पन्न करने की बात है, वर्तमान में ही सर्वज्ञ बनाने की बात है, तेरे ज्ञान की महिमा दर्शाने की बात है। बात अलौकिक है, अतः लौकिक दृष्टि से नहीं दिव्य दृष्टि से समझी जा सकती है। ठीक है, कुछ है जो हमें बहुत बड़ा विजन करके देखना होगा। भगवान का विराट रूप दिखाने के लिए गीता में अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान की गई थी। उसी तरह के दिव्य चक्षु समझ लीजिए, दिव्य चक्षु कहिए, दृष्टि कहिए, वही दृष्टि
आज आपको दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ विराट समझना है। सर्व ही मतों व संप्रदायों की भांति जैन दर्शन ने भी भविष्यग्राही ज्ञान स्वीकार किए। भविष्यग्राही ज्ञान मतलब जो फ्यूचर टेलर जिसे कहते हैं ना, है ना, हमने पुराणों में भी देखे हैं, और एस्ट्रोलॉजी वगैरह, पामिस्ट्री वगैरह हम देखते हैं। स्वर विज्ञान है जो फ्यूचर की जानकारी हमें बता देते हैं पहले से ही। राइट। तो इसका क्या मतलब है कि फ्यूचर पहले से देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं जैन दर्शन ने भी भविष्यग्राही ज्ञान स्वीकार किए हैं। भविष्य में होने वाले किसी कार्य तथा संयोगों आदि को वर्तमान में ही प्रत्यक्ष तथा निश्चित रूप से जानने वाले ज्ञान को भविष्यग्राही ज्ञान कहते हैं। और तो और अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान में फ्यूचर में क्या होने वाला है ये जान सकते हैं। हमने बहुत बार कहानियों में, पुराण में पढ़ा है ना, कि उनके 10 भाव बाद क्या होने वाला है, ये बात पहले से ही बता दी जाती है। इसका क्या मतलब है कि नियति कुछ तो है। ठीक है ना, अभी उतना ही लेकर चलना। यद्यपि वर्तमान में इन ज्ञानों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, यानी ये ज्ञान देखने में नहीं आते, परंतु सर्व ही संप्रदायों के आगमों में उसकी सत्ता पर विश्वास अवश्य किया जाता है ना। प्लैनेट्स की सिचुएशंस को देखकर बता दिया जाता है कि आपके जीवन में ये घटना ऐसे घटित होगी। कोई अच्छे अच्छे ज्ञानी हो तो, आजकल के ये थोड़ा बहुत ज्ञान लेकर बोलने वालों की बात नहीं की जा रही है, लेकिन जो वाकई में ज्ञानी होते हैं उनकी बात है ना। एक ज्ञान तो ऐसा है कि आगे होने वाले घटपट आदि दृष्ट कार्यों को, अथवा मानवीय व्यापार धंधों को, अथवा जन्म मरण को, अथवा धन की लाभ हानि को, अथवा शत्रु मित्र या अन्य पदार्थों के संयोग वियोग को, तथा इसी प्रकार के अन्य भी अनेकों स्थूल कार्यों को कई वर्ष पहले से जान लेता है। ऐसे ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। आज भले ही ये ज्ञान अवेलेबल नहीं है, लेकिन निमित्त ज्ञान अभी भी है। स्वप्न में फ्यूचर की कहीं पर घटना दिखाई दे जाती है। राइट। या जो शकुन और अपशकुन होते हैं वो भी क्या है, उससे जो घटना घटित हो रही है, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे 8 प्रकार के बताए हैं ये। ऐसा यह ज्ञान इन सर्व कार्यों को वर्तमान में ही प्रत्यक्षवत दिखता है। ज्योतिष ज्ञान भी इन सर्व कार्यों का पहले से ही निश्चित अनुमान लगा लेता है। यह यद्यपि अवधि ज्ञानवत प्रत्यक्ष नहीं होता, परंतु निश्चित अवश्य होता है। जैसे कि सूर्य ग्रहण का निश्चित समय बताने वाला ज्ञान, इसको आगम में निमित्त ज्ञान कहते हैं। यह भी स्वर चिन्ह आदि 8 प्रकार का होता है। बॉडी के लक्षण देखकर भी उसका फ्यूचर कैसा होगा ये बताया जा सकता है। विस्तार के भय से यहाँ उसके भेद प्रभेद कहना इष्ट नहीं। एक ज्ञान ऐसा होता है जो आगे होने वाले मानवीय बुद्धि के अदृष्ट विकल्पों को भी पहले से प्रत्यक्ष जान लेता है। ठीक है, भले ही भरत क्षेत्र में ये सब अभी ना हो, राइट, लेकिन विदेह क्षेत्र में तो है। वहां पर अवधि ज्ञानी मुनिराज भी हैं और मनयपर्य ज्ञानी भी हैं, है ना। वह यहाँ तक बता देता है कि 2 महीने पीछे अमुक समय अमुक व्यक्ति ऐसा विचार करेगा। इसको आगम में मनयपर्य ज्ञान कहा गया है। चौथा ज्ञान सर्वज्ञ का है, जो जड़ व चेतन के सकल चराचर, सूक्ष्म व स्थूल, दृष्ट व अदृष्ट, शुद्ध व अशुद्ध, स्वाभाविक व वैभाविक, भूत भविष्य वर्तमान के सर्व ही कार्यों को हस्तामल मलकवत वर्तमान में देखता है, जिसे आगमकारों ने केवल ज्ञान के नाम से कहा है ना। उसमें भी उन्हें सब कुछ दिख रहा है, पास्ट फ्यूचर सब दिख रहा है। यह ज्ञान अत्यंत व्यापक व निर्विकल्प होने के कारण हमारे अनुमान का विषय नहीं है तथा विवादास्पद भी है, परंतु अवधि आदि पहले 3 भविष्यग्राही ज्ञान स्पष्ट रूप से विकल्पात्मक स्वीकार किए गए। ठीक। नियति की सिद्धि। नियति की सिद्धि यद्यपि आगम, अनुभव, तर्क व विज्ञान इन चारों प्रकारों से की जानी संभव है,
तदपि ग्रंथ विस्तार के भय से विषय लंबा खिंच जाने पर कदाचित इस पक्ष का पोषण आवश्यकता से अधिक न हो जाए, इस भय से तथा निमित्त आदि अन्य अंग निस्सार भासने न लग जाए, इस भय से केवल आगम तथा अनुभव से ही सिद्ध करके छोड़ता हूं। यहाँ इतना ही अनुमान किया जाता है कि यदि कोई भी भविष्यग्राही ज्ञान की सत्ता स्वीकारनीय है तो नियति को स्वीकार करना ही होगा। यानी अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है या शकुन अपशकुन में बिलीव करता है या स्वप्न में बिलीव करता है, किसी और इस तरह के ज्ञान में बिलीव करता है, तो नियति को स्वीकार करना ही होगा। हम भले कितना भी कह लें नियति कुछ नहीं होती, लेकिन हमारे उस प्रकार के ज्ञान को एक्सेप्ट करना ही ये बता रहा है कि हम नियति में बिलीव करते हैं। ठीक है ना? तो यहीं तक रखेंगे आज के लिए। आई नो कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि काश पूरा हो जाता, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है ना? तो धीरे धीरे करेंगे अपन। हो सके तो इसको पढ़ना, है ना? और क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे विषय से रिलेटेड, क्योंकि जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपके अंदर क्वेश्चन आएंगे, ये फॉर श्योर है। और अधूरा आपको आंसर अपने आप ही बाद में मिल जाएगा, है ना? उसका जो आंसर होगा वो बताने के लिए विषय पूरा पढ़ना जरूरी है। ठीक है? पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कार्य व्यवस्था वैसे समझ में आ रही है सो फार? क्वेश्चंस की बात अगर छोड़ दें तो वैसे समझ में आ रही है कार्य व्यवस्था? हाँ चारू जी, इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी। इंटरेस्टिंग मतलब जिज्ञासा हो रही कि आगे क्या आएगा। हाँ, जिज्ञासा तो है। बहुत जबरदस्त चैप्टर है ये वाला। इसके बाद तो फिर तत्वों की बात शुरू हो जाएगी, आश्रम निर्जरा वगैरह के बारे में। यही यहाँ पर जो है, क्योंकि हम जब कुछ भी कार्य करेंगे, आश्रव करेंगे तो वह भी कार्य है, निर्जरा करते हैं तो वह भी कार्य है ना? तो हमें कार्य व्यवस्था को समझना इसलिए बहुत जरूरी है, ताकि हम आगे फिर जो कुछ भी हो रहा है उसको ब्रॉडर विजन के साथ देख सके, है ना? जी। जिनवानी स्थिति। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सबको। जिनेन्द्र।